हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास और जब हम बात करते हैं मिलकर ये तय करने की कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, विवेक की बात आती है। सही और गलत की पहचान मनुष्य के लिए अनिवार्य है और उस पहचान की दिशा में शब्द हमारे सतत साथी रहे हैं। हमने अक्सर शब्दों की महिमा अलग अलग क्षेत्रों से सुनी है और शब्द ब्रह्म है, यह सूक्ति भी हम तक आती रही है। कुछ आशीर्वचन लेकर शब्द किस तरह से आशीर्वाद के रूप में हमारे वर्तमान काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क ज्ञानेश्वर मुले जी के जीवन में रहे हैं। विशेष करके आज का कार्यक्रम उनके साहित्यिक पक्ष जो उनके व्यक्तित्व का है उसको समर्पित है, पर किसी व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम नहीं होता है, उस विचार को, उस विचारधारा को, बल्कि भारत की आत्मा की उस सौरभ को समर्पित है जिसकी गंध हमें इस पुस्तक में भी मिलती है, जिसका नाम है माटी, पंख और आकाश। माटी, पंख और आकाश मूलतया मराठी में लिखी गई थी। मुले जी ने जब अपनी कई रचनाएं भी दर्शकों, पाठकों तक पहुंचाई हैं, एक कॉलमिस्ट भी मराठी के वो सतत बने रहे हैं। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए और माटी, पंख और आकाश को एक तरह से हमारे साथ सेलिब्रेट करने के आग्रह को स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए उनका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत। और जब सेलिब्रेशन है तो अकेले मुले जी सेलिब्रेट करें तो आनंद नहीं आता है, तो उनकी कुछ कविताएं और माटी, पंख और आकाश के कुछ अंश आप तक पढ़कर पहुंचाने के लिए हमने निवेदन किया भारतीय विद्या भवन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक दवे जी से, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई माटी, पंख और आकाश का न्यूयॉर्क में जब लोकार्पण हुआ था। तब भी दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते। और एक गायिका के रूप में, एक अभिनेत्री के रूप में और जीत गए गीत कार्यक्रम की मेरी को होस्ट के रूप में भी आप तक अपनी पहचान पहुंचाने वाली गीता सेतिया जी का भी स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। बातचीत की शुरुआत मैं दीपक जी से आज करना चाहता हूँ। दीपक जी, जब माटी, पंख और आकाश आपने पढ़ा तो क्या आपको विशेष बात इस पुस्तक में लगी? माटी, पंख और आकाश एक बहुत सरल भाषा में, सरल भावनाओं में और सरल आदमी ने लिखी है। बहुत, यानी ऐसी आत्मकथा मैंने बहुत कम पढ़ी है। एक ज़माने में शायद एक गुजराती के बड़े साहित्यकार थे काका साहेब कालेलकर, उनके प्रवास वर्णन बहुत साहित्यिक और डाउन टू अर्थ होते थे। वो मुझे याद आ गया और जब जैसे जैसे पन्ने उलटते गया, मैं आगे बढ़ता गया, हाथ में से किताब छूटती ही नहीं थी, सबसे पहली बात। और ये महसूस ही नहीं होता था कि ये लिखने वाला कोई एक राजनीतिज्ञ तो नहीं कह सकते, मैं इतना हिंदी में माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक डिप्लोमेट ने ऐसा लिखा है, वो मानने में नहीं आ रहा था। और तब जाके एक उक्ति याद आती है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या बात, ये आपने इतनी सुंदर सूक्ति जो हम तक पहुंचाई है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और ये जो विद्वता है जिसका संबंध शब्दों के साथ निष्ठावान संबंध से जुड़ा हुआ है, तो सूत्र वहाँ से पकड़ा जाए मुले जी आपकी उपस्थिति में, शब्द के साथ अपने संबंध का अनुसंधान करते हुए जब आप पलट कर देखें तो कब आपको लगता है कि मैंने गंभीरतापूर्वक अपने लेखन को लेना तब प्रारंभ किया है? जैसा शायद आपने इसमें भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी और स्कूल में भी मैं काफ़ी साहित्य का जो है साहित्य की पढ़ाई होती थी और साहित्य में मुझे बहुत रुचि थी। दूसरा है घर का हमारा माहौल जो है बहुत ही सीधा साधा, लेकिन मैं जिसको समझता हूँ संपन्न था, आशय से भरा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर की जो ज्ञानेश्वरी है, तुकाराम की जो गाथाएं हैं, या फिर संत नामदेव के अभंग है,
और बाकी सब संत परंपरा मराठी में बहुत ही समृद्ध रही है। उन सब के संतों के जो है अभंग हमें हमेशा सुनाई देते थे। इसी का एक नतीजा ये हो गया कि मैं 7वें 8वें साल से ही मैं मंदिर में संत ज्ञानेश्वर जी की जो ज्ञानेश्वरी है उसके ऊपर प्रवचन करता था, कभी गीता के ऊपर प्रवचन करता था। अरे क्या बात। तो शब्दों से बहुत हमारे यहाँ यही बताया था कि बाकी कुछ आपके पास धन धान हो या ना हो, लेकिन शब्दों का जो धन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तुकाराम ने एक जगह कहा है कि आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, हमारे घर में जो रत्न मानिक है वो सब शब्दों से ही खचाखच भरे हुए ऐसे रत्न मानिक है। तो उसी विचार से हम जो है आगे आए। फिर दूसरा जो है पढ़ा हुआ है कॉलेज में, महाविद्यालय में। वहाँ हमारे समय एक, आप समझिए कि एक रिचुअल था, एक फैशन थी कि जो भी कॉलेज में आता था उसको 2 चीज़ें ज़रूर करनी पड़ती थी, फॉल इन लव प्यार में गिरना या चढ़ना, जो भी बोलो आप, और दूसरा जो है कविता लिखना। ये ऑलमोस्ट मानिए कि अगर आप कुछ स्थान अपना बनाना चाहते हो तो ये 2 चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी था। तो वो भी एक हमारे लिए शुरुआत हुई कि प्रेम कविताएं लिखना। हमने जैसे कॉलेज आए तो बड़े पैमाने पे प्रेम कविताएं लिखना शुरू किया, और फिर वो उसके साथ साथ फिर साहित्य जो है अपने आप आता गया। फिर गद्य भी लिखने लगे। तो ये थोड़ा सा गद्य की तरफ जाने से पहले कविता का उल्लेख हुआ है, तो कविता की तरफ बढ़ते हैं। और आपने कहा कि 2 फॉल इन लव या फिर प्यार में उठना और कविताएं करना, और ये जो है क्रम कविता लिखने का, उसको भी साधना कहा जा सकता है। साधना शब्द आपके लिए कुछ विशेष प्रिय है ऐसा लगता है? बिल्कुल। साधना के लिए भी बहुत, साधना के जरिए और साधना के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखी है मैंने। तो साधना उनकी जीवन संगिनी का नाम है, ये बात आप तक पहुंचाते हुए एक उनकी कविता जिसका शीर्षक है मेरी प्रेयसी की कविता, वो पढ़कर हमें सुनाए, ऐसा अनुरोध गीता जी से। उनके एक काव्य संकलन मन के खलिहानों में से ये कविता है जी। आज भी मेरी प्रेयसी चूमती है मेरे हाथ, ले जाती है मुझे दिखाने लगान मोहब्बतें, कहो ना प्यार है। वह नहीं झिझकती है कहते हुए कि सलमान खान बिना शर्ट के बहुत अच्छा लगता है बड़े पर्दे पर। मेरी प्रेयसी समझाती है मुझे आयन रैंड का नज़रिया, सुनाती है इंटरनेट के चुटकुले, भेजती है ईमेल, तुम्हें मूंछ भी डाई करनी चाहिए। मेरी प्रेयसी दिखाती है बेकरारी, मेरी आवाज़ सुनने के लिए डराती है यह पूछ के ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर अचानक कितने सारे सवाल, क्या सुनी रात को तुमने बिजली की कड़कड़ाहट, क्या सूंघी तुमने मिट्टी बारिश के बाद, किस रंग का शर्ट पहना है आज, क्या चलोगे सुनने जावेद अख्तर की कविता। प्रश्न पूछते समय मेरी प्रेयसी की आंखें सुंदर लगती हैं। मेरी प्रेयसी खुश होती है तो मुझे महामहिम बुलाती है। उसके होंठ मादक हैं और दिमाग तेज, पल में बिजली पल में रेशम बनती है। रसगुल्ला रसमलाई उसे रास नहीं आता, बस पतीसा खाती है। आजकल पतली बनने की ठान ली है उसने, 10 दिन में 10 किलो कम कराने के इश्तिहार पढ़ती है। बहुत खूब। मेरी प्रेयसी मेरी पीठ पे गाल रखकर सो जाती है। रात को अचानक करवट लेकर आजमाती है मेरा बदन, फिर कान में फुसफुसाती है, क्या हम बूढ़े होने लगे हैं। मैं कहता हूँ सहजता से, महाशय अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, हमें सरसों के खेतों में नाचना है, दोबारा मेघदूत पढ़ना है। अभी तक ना खजुराहो देखा है ना गोमटेश्वर, और गोवा का सागर कब से प्रतीक्षा कर रहा है हमारी। क्या तुमने खेत में बैठकर गन्ना खाया है, क्या देखी है तुमने क्या देखा है तुमने गांधी जी का चश्मा, टीपू सुल्तान की तलवार और शिवाजी का सिंहासन। नींद में ही मुस्कुरा देती है मेरी प्रियतमा, मेरे होंठों पर उंगलियां रखती है। बस बस कोई राजकुमार मुझे लेने आ रहा है, सफेद घोड़े पर सवार। क्या बात, क्या बात।
कोई राजकुमार मुझे लेने आ रहा है सफ़ेद घोड़े पर सवार। ये कविता सुनते हुए जहाँ कुछ खिलखिलाहट के फूल से झरते हैं, वहीं अलग अलग बिंब इतने कम समय में एक पूरा परिवेश हमारे साथ सामने जिस तरह जीवित कर देते हैं, उसमें कवि का जो कौशल है भाव को हम तक पहुंचाने का, उसके साथ साथ उसका ईमानदार होना भी इसमें बहुत झलकता है। और साहस मैंने इसलिए कहा मुले जी, क्योंकि कई बार रचनाकार अपना जो एक वल्नरेबल, अंग्रेजी का शब्द कहा जाए, या एक नाजुक सा जो उसका व्यक्तित्व का हिस्सा है, उसको प्रकट करने में बड़ा संकोच रखता है। हम आपकी कुछ और रचनाओं की तरफ भी बढ़ेंगे, पर इस दृष्टि से आप देखें तो कवि के रूप में जब आप के द्वारा कुछ व्यक्त हो रहा होता है, तो आप अपने ऊपर अंकुश रखें न रखें, इस बारे में कुछ चिंतन? मैं समझता हूँ कि कविता को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि कविता में आप वास्तव में कुछ भी कह सकते हैं। मैं कुछ गद्य लिखूँगा तो विवादास्पद होने के उसकी जो है चांसेस बहुत है, लेकिन जब पद्य लिखता हूँ तो एक पोएटिक फ्रीडम होता है मुझे। जो लिखा है वो मैंने लिखा होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो किसी की भी कविता हो सकती है। बिल्कुल। गद्य में ये स्वातंत्र्य जो है, ये स्वतंत्रता अक्सर नहीं रहती है। गद्य में जो आपने लिखा है वो स्पष्ट रूप से समझ में आता है और आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। तो इसलिए एक ये भी इसका कारण है कि मैंने कविता ज़्यादा लिखी है। गद्य भी लिखा है, लेकिन कविता बहुत संख्या में ज़्यादा इसीलिए भी लिखी है कि कविता में मैं अपने आप को किसी ईगल से, जो है गरुड़ से, मैं कम नहीं समझता हूँ। अपनी जो ऊंचाई है तक पहुँचने का मुझे कविता पूरा अवसर देती है, अवकाश देती है मुझे ऐसा, जिसमें मुझे कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है अपने बारे में, अपने शब्दों के बारे में या अभिव्यक्ति के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कविता मेरे लिए स्वतंत्रता का ज़्यादा, वो कहते ही है कि आदमी के स्वतंत्रता की आखिरी सरहद जो है वो कविता ही है। क्या बात है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कविता, इस मामले में मुझे कविता ने बहुत कुछ दिया है जो कहना है। जैसे कि अगर आपने मेरा एक कविता संग्रह है, सुबह है कि होती नहीं जी, आपके पास है शायद। जी जी जी। तो इसमें मैंने ये एक ऐसा, शायद दुनिया में एक ही संग्रह होगा जो मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व की जो शोकांतिकाएं हैं, धर्म से लेके राजनीति तक जी, और प्रादेशिक समस्याओं से लेके सीमाओं की समस्याओं तक, दीवारों से लेके अलग अलग जगहों पे जो युद्ध और मतभेद चल रहे हैं उसके बारे में, ये अगर मैं गद्य में लिखता तो मैं समझता हूँ कि किताब ये बहुत ही विवादास्पद हो सकती थी। बिल्कुल। क्योंकि मैं अगर यहूदियों का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ तो कुछ और कंट्रोवर्सी होगी। मैं अगर जो है इराक या सीरिया के लोगों का पक्ष लेके कुछ लिखता हूँ तो कुछ और विवाद खड़े हो जाएंगे। तो मैं कविता में प्रवेश करके जब लिखता हूँ तो इसमें मुझे इतना ज़्यादा विवादास्पद होने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। और गद्य में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं उस इलाके के बारे में, कविताओं में लिख के एक पूरा संग्रह जो है उन्हीं कविताओं को करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अलग बात है। और वहाँ के कुछ कवियों को छोड़कर बाहर के कवियों ने ये साहस नहीं किया, क्योंकि मध्य पूर्व जो है वो समझने के लिए बहुत ही मुश्किल ऐसा इलाका है और वहाँ समस्याएं जो है और भी जटिल है। लेकिन कविता में ये है कि जटिलता बहुत सहजता से मैं लोगों के सामने तक, दिल तक पहुँचा सकता हूँ। तो जो सहजता से बात संवेदना की, चिंतन की पहुँची है कविताओं के माध्यम से, तो मैं ये सुबह है कि होती नहीं की एक रचना आपकी अनुमति से अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, जिसका शीर्षक ये दमासीन रातें और तोपें हैं। तो ये कविता जो है जी, आपको लगेगा कि एक तरह से प्रोफेटिक है जी। उस समय मैंने जो लिखा है वो आज सच्चाई में आपको दिखेगा। वो आप कविता के, हर कविता के नीचे मैं हमेशा
अब उस दिन का और उस साल का जिक्र होता है, जी, तो उससे आपको पता लगेगा कि उस समय जो मैंने सोचा था और कविता में जो प्रतिबिंबित हुआ है, आज वास्तव में वहाँ वो हो रहा है। तब चूंकि उस समय किसी ने ये इसका अंदाज नहीं जताया था। बिल्कुल। लेकिन तो ये 18 जनवरी 2005 को लिखी गई है कविता, और ये कहाँ पर आपने लिखी थी? दमास्कस में। दमस्कस में लिखी थी। अरे दमासीन मतलब दमास्कस की रातें। अच्छा, दमासीन रातें का मतलब ही है दमास, ये उस दमास्कस शहर का वहाँ अरबी नाम है। और दमासीन, सीरिया की राजधानी। दमासीन सीरिया की राजधानी, और दमासीन मतलब दमास्कस की रातें, जैसे मावला की शबे मालवा होती है आपके, वैसे ये दमासीन रातें हैं। उनका एक अपनी महक होती है, अपना सुगंध होता है। तो सीरिया अपना अर्थ अब एकदम बदल सा गया है, और जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं सीरिया को या आईसिस को लेकर चिंतित है, जो सीरिया से निश्चित रूप से संबंधित है। बहरहाल ये कविता जो मुले जी ने लिखी थी 18 जनवरी 2005 को, शीर्षक है ये दमासीन रातें और तोपें। रात का ये कंबल और दमासीन सन्नाटा, मेरी अंगुलियों को छेड़ते हुए तुम बोली, इस देश पर बम गिराने की कोई सोच भी कैसे सकता है। मैं चुप रहा। बाहर बारिश हो रही है और छत पर उसका संगीत टप 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 टप। मुझे पता है सिर्फ आदमी ही गिरा सकता है बम। मैं सो न सका। खिड़की से देखता रहा, पेड़ों के पत्तों पर, टहनियों पर खेलती बारिश की बूंदें, बादलों से घिरा आसमान। हाँ, कौन सोच सकता है यहां पर आग की बारिश हो सकती है एक दिन। आसमान से बारूद के गोले गिर सकते हैं इसी छत पर। जमींदोज हो जाएंगे ये घर, इस अमन पर टैंक और तोपें सवार हो जाएंगी। ये पेड़ आग पीकर सिर्फ जली लकड़ी बनेंगे। फिर मैं तुम्हारी बाहों में इस तरह कैसे सो पाऊंगा। ये दमासीन रातें जो भगवान की आंखों में पनपती हैं और खुद की गोदी में सो जाती हैं, उनका क्या होगा। खबरें तो सही हैं कि तैयारी चल रही है अगले हमले की अल शम्स पर। इस शहर का क्या होगा, इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। कविता मैंने पढ़ी, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं ताली हो जाऊं, क्योंकि लिखी है इतनी अच्छे, पूरा परिवेश हमारे सामने जीवित हो उठता है। अब जब ये कविता मैंने आपकी फिर पढ़ी है 2005 में लिखी हुई, 2015 में, तो आपको क्या लगता है, कोई एक सिरहन सी कभी दौड़ जाती होगी क्या? किस तरह आप वो देख पाए कवि के रूप में जो प्रकट नहीं था तब? क्योंकि लोगों के संवाद में इसकी झलकियां मिलती थी। हालांकि बाह्य रूप से वहाँ बहुत अमन था, बहुत शांति थी, लेकिन वो एक ऊपरी सतह के नीचे जो है एक जो तनाव था वो भी महसूस होता था। और वो तनाव जो है उसके महसूस करने की वजह से मुझे लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर ज़रूर जो है माहौल इस तरह का एक दिन हो जाने के बहुत ही संभव है। ये उस समय मैंने सोचा, और उसी के बारे में एक दिन मैं और मेरी पत्नी जो है हम खिड़की से बैठे बारिश देख रहे थे, और उस वक्त मैंने उसको पूछा कि कैसे कोई सोच सकता है कि इस शहर पे बम गिरेंगे, ये जो है पेड़ जो है ये सूख के जाएगा। इस तरह से मैंने पूछा, और उस दिन शाम को मैंने फिर ये बैठ के कविता लिखी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कविताएं प्रोफेटिक होती हैं, ये प्रमाण ज्ञानेश्वर मुले जी की इस कविता के साथ साथ और भी कई कविताओं से हम तक मिलता है। उनका जो मन के खलिहानों में शीर्षक वाला संग्रह है, उसमें भी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो भारत के संदर्भ से जुड़ी हुई हैं। और अभी जब हम भारत में सफाई अभियान की बात कर रहे हो या किसी प्रकार के अन्य तनाव का उल्लेख कर रहे हो, तो इन कविताओं में जैसे उसकी झांकी है। पर एक कविता है जिसका पाठ हमारे लिए दीपक दवे जी करें, उसका शीर्षक है कौन क्या बोला। तो दीपक जी, कौन क्या बोला। गांव बोला, बेटे यहां क्या करोगे, भेड़ बकरियों के पीछे घूमोगे, भैंसों का चारा लाओगे,
दूध निकालोगे, खेत में पसीना बहाओगे? अरे जाओ जाओ, शहर जाओ, शहर जाके शिक्षा लो, पैसे कमाओ, गोरी बीवी ढूंढो। गांव बोला, शहर गया मैं, शिक्षा ली, शहर बोला बेटे यहां क्या करोगे, रहोगे तो यहीं सड़ोगे। बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, नौकरी ढूंढो, नाम कमाओ, कुछ कर दिखाओ। दिल्ली गया तो दिल्ली बोला बेटा यहां क्या करोगे, यहां की गंदगी और भ्रष्टाचार देखते नहीं हो क्या, अखबार नहीं पढ़ते हो? विदेश जाओ, विदेश गया, नौकरी की, विदेश देखा, विदेश बोला अरे बेटा यहां क्या कर रहे हो, कहां है तुम्हारी मिट्टी, कहां है तुम्हारी मां, कहां है भाई बहन, क्या वहां रोटी नहीं है? सुना है पिताजी गुजर गए लेकिन तुम जा नहीं सके। जाओ, अपने देश जाओ, पीछे मुड़कर भी ना देखो, पीछे मुड़कर भी ना देखो, विदेश बोलो। क्या बात। ये मैं फिर से तालियां बजाने को बाध्य इसलिए हूँ क्योंकि हम में से कई लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। कुछ हादसा परिवार में हो जाए, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, ये हर एनआरआई के जीवन के साथ जुड़ी हुई बात है। और इतनी सरलता से संवाद की शैली में एक कविता गांव, शहर, विदेश, कौन मनुष्य से क्या बोल रहा है उसको हम तक पहुंचाती है। ये कविताएं और जो अन्य विधाएं हैं जिसमें आपने स्वयं को व्यक्त किया है, तो आप मराठी में लेखन आपका निरंतर जो बना रहा, उसके पीछे की बात तो कुछ थोड़ी थोड़ी आपकी माटी पंख और आकाश पुस्तक में भी आती है। समय ये मांग कर रहा है कि हम माटी पंख और आकाश पर थोड़ी चर्चा कर लें। और ये पुस्तक जो कि आत्मकथात्मक है, और आप बहुत कम आयु के थे जब आपने ये लिख दी थी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आदमी जब वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से आगे कुछ करने को नहीं होगा तब पीछे मुड़ के देखेगा, लिखेगा। तो आपकी इनिंग तो एक्चुअली 40s के आसपास तो शुरू होती है कि मैं करूँगा। सो हाउ वाज इट दैट यू फेल्ट कि मैं ये लिख दूँ अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? दो तीन चीज़ें थी। एक तो जब मैं विदेश चला गया तब मैं 26-27 साल का था। विदेश सेवा का सदस्य के रूप में एक डिप्लोमेट की हैसियत से मैं गया था। तो सब सुविधाएं थी वहाँ पर, सब सुविधाएं थी, लेकिन गांव ले जाने की सुविधा नहीं थी, अपनी भाषा ले जाने की सुविधा नहीं थी, अपने मित्रों को ले जाने की सुविधा नहीं थी, माँ बाप को ले जाने की सुविधा नहीं थी। माँ बाप ज़रूर आके मिल के चले जा सकते थे, लेकिन वहाँ उनको ले जाने के लिए कोई माहौल नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं जिस जीवन को देख रहा हूँ उसमें, और मेरे माँ बाप के और मेरे गाँव में जो दोस्त है उनके जीवन में कोई एक भी साधर्म्य नहीं है, कोई समानता नहीं। तो कैसे समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए क्या मायने रखता है कि मैं बाहर गया हूँ या देश की सेवा कर रहा हूँ, क्या करने गया हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं लिखूँगा, और ये लिखना ज़रूरी है इसलिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे मेरी माँ को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात, मेरे गांव को पता होना चाहिए मैं क्या, एक तरह से मुझे लगा कि उत्तरदायित्व है मेरा अपनी भाषा के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति। तो इसलिए मैंने सोचा। उस समय मराठी में दलित आत्मकथनों का बड़ा प्रचलन था, लेकिन मुझे उन आत्मकथनों में एक कमी लगी कि वो ज़्यादातर कथाएं जो है अंत में जाके बहुत डिप्रेसिंग हुआ करती थी, अपने समाज के वास्तव को चित्रित करती थी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए जिस वजह से लोग प्रेरित हो, गांव का जो युवा है वो प्रेरित हो, वो ये समझे कि अरे अपने ही गांव का एक बच्चा अगर वहाँ तक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। मैं भी जो है स्पर्धात्मक परीक्षाएं जो है दूंगा, सिविल सर्विस में जाऊँगा, IAS हो जाऊँगा, IFS हो जाऊँगा, ये उनमें भी उर्मी जो है आए। तो इसलिए मैंने, आप वेदना इसमें देखोगे, लेकिन वेदनाओं का मैं संकीर्तन नहीं करता हूँ इसमें। मैं अपने स्ट्रगल को मैंने चित्रित किया है, लेकिन स्ट्रगल को लेके मैं रोता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैंने उसमें कैसे उसमें आनंद लिया, मुझे आनंद दिया।
कि उस समय मुझे महसूस भी नहीं हुआ। बहुत कठिन दिन थे, खाने पीने के भी कभी कभी मुश्किल पड़ती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक जो पूरा सफ़र था उसमें बहुत आनंद था। और ये मैं चाहता था कि मेरे गांव के लोगों को, ख़ासतर मराठी जो पढ़ते हैं, मराठी भाषियों को, मेरे मित्रों को, और ख़ासतर मेरे माँ बाप को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा ये था कि मेरे जो भी शिक्षा की वजह से मैं 10 साल में घर से निकला, तो मैं गांव के बारे में क्या सोचता हूँ, माँ बाप के बारे में क्या सोचता हूँ, ये खुल के बात करने का मौका कभी नहीं आया था। तो मैंने कहा वो भी मैं ले लूँ। उनके मेरे ऊपर कितने उपकार है, मैं कितना उपकृत हूँ। मेरे जो शिक्षक है उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए उससे मैं कितना आशय संपन्न हो गया हूँ, मतलब एक तरह से मैं अमीर हो गया हूँ। तो वो अमीरी जो है वो उनकी वजह से मेरे पास आई, ये भी कहना ज़रूरी था। गांव में क्या सीखा मैंने, अपने शिक्षकों से क्या सीखा, ये सब इस कप का इसमें जिक्र आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक तरह से कैथारसिस था, जो मैंने जिया था उसको सरल शब्दों में लिख के मैं अपने, जिनकी वजह से मैं जी पाया, उनको वापस एक तरह से श्रद्धांजलि, आदरांजलि जो है वो उसके इस किताब के ज़रिए मैंने दे दिया है सामने। आपकी इस इस पुस्तक में कई प्रसंग ऐसे आते हैं, कई कथाएं ऐसी आती हैं जो बड़ी मार्मिक हैं, और उसमें से एक प्रसंग को लेते हुए जो कुछ पंक्तियां मैंने कही आपके लिए, वो आपसे बांटते हुए फिर उस प्रसंग की चर्चा आप संक्षेप में करें। एक बुढ़िया माँ थी जिसको आप, तो पहले आप बता ही दें क्योंकि पढ़ने में शायद अधिक समय लगे। आप मेरे ख्याल से दीपक जी उस प्रसंग को आप बताएं। उस प्रसंग को, बात तो सही है, लंबा है प्रसंग जी पढ़ने में, हाँ लेकिन बता सकते हैं, लेकिन आप उसके पहले मैं एक 30 सेकंड ज्यादा लूंगा जो बुले साहब ने अभी जो बताया। जी, ये जो आत्मकथा लिखने का जो आशय उन्होंने बताया, जी, भारतीय विद्या भवन में हमारे जो कल्चर कोर्स में बच्चे आते हैं, उसमें 2 बच्चे आते थे, उनके फ्रेंड्स थे, और उनके फादर ने एक दिन आके मुझे पूछा कि अरे यार ये माटी पंख और आकाश का कार्यक्रम हो गया, हमें बताया भी नहीं आपने। मैंने ईमेल तो भेजी थी। अरे नहीं, मुले सर तो हमारे लिए आदर्श है। आई वॉज सरप्राइज, इट वॉज आफ्टर द इवेंट। तो वो बोले ही वॉज फ्रॉम ईचर करंजी, अब्दुल लाट से ही थे। बचपन से मुले सर की बातें, कहानियां उनके टीचर के द्वारा कही गई है उनको। दे डोंट नो हिम पर्सनली, बट ये कहानी जो व्हाट the purpose with which he started writing this book has already been served, because there are 2 youngsters, almost 24-25 साल के होंगे, और वो बच्चे लोग मुले साहब से क्या कहते हैं कि अभिभूत होकर आगे बढ़े हैं जिंदगी में और न्यूयॉर्क तक पहुंचे हैं। क्या बात, अब्दुल्ला से, क्या बात, यस। सो दैट इज व्हाट वाज मोर इंप्रेसिव अबाउट दिस बुक। और आजी भाई के सिक्के की जो बात है, वो एक छोटा सा प्रसंग है कि सर आप कितना, हाउ ओल्ड यू वर? 7-8, मैंने 15-16 साल, 15-16 साल कॉलेज के पहले साल। और लेकिन उन दिनों में आप एक तो गांव से जा रहे हो, इतने पॉकेट मनी तो मिलते नहीं थे। अब गन्ना खाते खाते साइकिल पे जा रहे थे, और एक 20 पैसे का सिक्का, उस जमाने में तो 20 पैसा यानी तो क्या बात है, आगे जाके और एक सिक्का और एक सिक्का, और ऐसे करते करते 5.5 रुपए उस जमाने में गांव से जा रहे थे। अब वो 5.5 रुपये मेरे हाथ में आए तो मैं तो सोचने लगूंगा ना भाई, स्वाभाविक है भी, क्या खाऊंगा, बड़े खाऊंगा, सांभर खाऊंगा, कुछ नहीं। एंड महत्व की बात कहां पे आती है कि ये गन्ना, यानी जब ये वर्णन आप पढ़ेंगे तो गन्ना का आखिरी रस चूसते हुए गन्ना फेंका, और जैसे वो मुड़ने जा रहे थे कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा, कुछ ढूंढ रही थी। अब 15-16 साल की उम्र में ये चीज सोचना बड़ी बात है कि इमीडिएटली उन्होंने ये सोचा कि ये 100% ये पैसे ढूंढ रही है, उसके ही पैसे गिरे होंगे। और ये सोच आती है जो ज्ञानेश्वरी, तुकाराम और वो बचपन से सुनते आए हैं घर में, वही सोच ये कुछ ला सकती है। वो हाजी भाई के पास गए, हाजी भाई के पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं बेटे, मेरे
पैसे गिर गए। इमीडिएटली मुले सर ने पूछा कि 5.5 रुपये गिर गए, ये लो हाजी भाई तुम्हारे 5.5। अब वो गांव का आई थिंक गंगावेश से जा रहे थे राइट, कोल्हापुर में। तो वो पैसे ढूंढने वापस आई थी और फिर 15-16 साल का लड़का, वो 70-80 साल की जो बुढ़िया है उसको साइकिल पे बिठाया। अब आप एक पिक्चर विजुलाइज कीजिए कि वो साइकिल पे उसको बिठा के उससे बात करते करते जा रहा है। वो बुढ़िया बोलती है बेटा धीरे चला, वो खटे से। लेकिन उस दौरान बस तक पहुंचने के दौरान जितना भी जो समय था उसमें पूरी घर की बातें कर दी उसने कि बेटी की डिलीवरी के लिए जा रही है, समय आ गया है, 5.5 गिर गए थे, कब मैं पैसे निकालने गई तब। अब उस जमाने में तो यहाँ पे लगा था। अभी उस उम्र सोचिए कि वो एक एक करके कैसे गिर गए होंगे, उसको पता भी नहीं चला। और जब आखिरी है शब्द, वो मैं 4 लाइनें वो जो है वो पढ़ के दिखाता हूं। बस आई तो बुढ़िया को मैंने उस पर सवार किया, मैं उतर रहा था तब बुढ़िया ने पास बुलाया, अपने दोनों हाथ मेरे गाल पर फेरे, बलाए ली, अपने चेहरे पर टिकाकर उंगलियां चटकाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरा मन भी भर आया। पतली आवाज में की गई उसकी बातें, उसकी हाथ का खुरदरा स्पर्श, केवल राह ही हमारे इस अनोखे रिश्ते की गवाह थी। क्या बात, केवल राह ही ये हमारे अनुभव है अशोक जी, ये अनुभव है जो इतने सरल शब्दों में कहा गया है कि you can't get too emotional and still that tinge is there which you carry throughout your life. तो ये जो टिंच है, इसका टिंच शब्द को मैंने ले लिया दीपक जी से। तो पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि कुछ भीतर भीग सा जाता है। तो ये पंक्तियां मैंने मुले जी को समर्पित की। बड़े जिस भाव से बस में बैठी बुढ़िया के खुरदुरे हाथ, उस स्पर्श में कितने आयाम उद्घाटित हुए एक साथ, न जाने क्यों पढ़ते पढ़ते हो गई अश्रु की बरसात। संजोए है माटी पंख और आकाश, सूक्ष्म संवेदनाओं की सुंदर रसमय सौगात। तो ये रसमय सौगात के लिए फिर एक बार आपका अभिनंदन करते हुए इसके बारे में जी मैं एक जरूर बताना चाहूँगा बिल्कुल कि ये जब गुलजार जी ने पढ़ा तो उन्होंने मुझे एक समारोह में मिले थे, तो वहीं पर वो बोले भी इसके बारे में। और ये कहा उन्होंने कि आप लिखते जाइए और आप जितने सिक्के गिराते जाएंगे वो हम उठाते जाएंगे। क्या बहुत अच्छा। क्या बात। ये उनकी मुझे इसमें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेस बहुत सुंदर। कि उन्होंने कहा कि आप सिक्के गिराते जाइए और मैं उठाता जाऊंगा। वाह। तो ये सिक्कों के उठाने के साथ साथ में जो एक व्यापक दृष्टि है एक रचनाकार के रूप में मुले जी की, वो उनकी कई रचनाओं के द्वारा तो हम तक आई है। और माटी पंख और आकाश में विशेष रूप से उसका एक बहुत सशक्त संगम है। पर मैं सोच रहा हूँ कि एक और कविता आपकी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं, और उसमें पता चलता है कि किस तरह एक व्यंग्य करने वाला जो मन है कवि का, वो एक रचना है जिसका शीर्षक है मैंने कसम खाई है। और ये पृष्ठ 94 पर है उस पुस्तक के, जिसका नाम है मन के खलिहान में। गीता जी। मैंने कसम खाई है, नहीं कहूँगा सारे जहां से अच्छा, जब तक खून से भरा है मेरा हाथ, जब तक अपनी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में, जब तक कत्ल के सही आंकड़े मैं नहीं छाप सकता हूँ, जब तक कर्फ्यू नहीं हटता, नहीं बोलूँगा सारे जहां से अच्छा। सच ये है कि हम ऐसी पंक्तियों के योग्य नहीं हैं। सच यही है कि यह पंक्तियां अर्थहीन हैं। सच यही है हम जानबूझ के ऐसी पंक्तियों को पांव तले को चलते हैं। सच ये भी है कि हम बांटना चाहते हैं यह मिट्टी। और सच ये भी है कि कानून नाम की चीज़ ढूंढने से भी नहीं दिखती। सच ये है कि कविता हमारे लिए शब्दों का खोखला श्रृंगार है। अच्छा यही होगा कि गंगार्पण करें
हम ऐसी पंक्तियाँ, मैंने सौगंध खाई है, नहीं बोलूँगा सारे जहाँ से अच्छा, मैंने सौगंध खाई है, जब तक हर बच्चा पाठशाला नहीं जाता, जब तक किसान भूख से मरता है, जब तक लोग पुलिस थाने और अस्पताल नहीं जाना चाहते, जब तक अस्पताल के रास्ते पर मर जाती हैं माताएं, जब तक दहेज के लिए मरना एक आम खबर है, जब तक रात 12 बजे अकेली नहीं घूम सकती है मेरी बहन, तब तक सारे जहाँ से अच्छा क्या है? झूठ के इस सागर का बिंदु नहीं बनूंगा मैं, नहीं कहूँगा मैं सारे जहाँ से अच्छा, किसी भी दबाव के नीचे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सोच के डर लगता है। यहाँ पर आदमी, औरत, बच्चों को जलाने का कारखाना चलाते हैं कुछ लोग। मैं महसूस करने लगा हूँ इस शहर की बदबू। हर वक्त मैं सोचता था, गुनगुनाता था, सारे जहाँ से अच्छा। अब मैंने सौगंध खाई है। क्या बात है। बहुत सुंदर। अब बहुत मैंने सुंदर। सौगंध खाई है, और सारे जहाँ से अच्छा के बाद के जो शब्द हैं वो भी हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं। और इसीलिए जो कसम खाई है वो हमारे लिए अर्थवान बनती है, क्योंकि हमें पता है कि आगे का शब्द क्या है। तो इस प्रकार न कहकर जो बात बहुत असरकारक ढंग से कही जा सकती है, और वो सारे प्रसंग जो अभी भी जीवित हैं। पर जैसी बात मुले जी पहले कह रहे थे कि वो किसी दुख की बात को लेकर, किसी पीड़ा की बात को लेकर रुदन के लिए नहीं है, प्रवाह की बात करते हैं। तो अब ये प्रवाह जो एक कवि का है, वो एक राजनयिक के रूप में उस प्रवाह को कहीं ना कहीं वो जीते रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दिशा में अपना कुछ योगदान देते रहे हैं। साहित्यकार के रूप में उनका जो योगदान माटी पंख और आकाश में रहा है, उसकी चर्चा की तरफ फिर बढ़ते हुए, ये पुस्तक जब आ गई मराठी में, जैसा कि दीपक जी बता रहे थे, कई लोग इससे प्रेरित हुए। तो कहीं ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हो गया। कई बार हमने देखा, पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर आगे उतनी अच्छी फिल्म नहीं बनाते हैं। तो क्या इस पुस्तक के बाद में आपको एक रचनात्मक सघन संतोष मिला, या आपकी रचनात्मकता वैसे जारी रही? रचनात्मकता तो जारी है, और आज भी मैं कविता लिखता हूँ। इसके बाद में कई सारी मेरी किताबें छपी है, कविता संग्रह छपे हुए हैं, जिनको पुरस्कार भी राज्य सरकार के मिले हुए हैं, और केंद्रीय हिंदी जो दिल्ली में हिंदी साहित्य अकादमी है, उनका भी पुरस्कार मुझे मिला है। तो और रचना का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक मेरे ख्याल से मेरी जो जीन्स है वो जैसी है वैसी ही अगर रहेंगी तो मैं लिखता रहूँगा हमेशा, क्योंकि लिखना एक मेरे लिए धर्म भी है। वो सिर्फ कोई मतलब कुछ बाहर से तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है। वो आंतरिक उर्मी जो है, वो आंतरिक तनाव है, उनको व्यक्त करने का मेरे लिए सबसे बढ़िया अगर साधन कोई है तो लिखना ही है। तो लिखना नहीं रुकेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो हमेशा मैं लिखता आया हूँ, उसके बाद भी आज भी लिखता हूँ, और उसकी जो मूलभूत प्रेरणाएं हैं वो भी वही है जो पहले थी। उसमें देश के लिए काम करना, अपने मिट्टी के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, और उससे उसी का दूसरा स्वरूप ये हो जाता है कि फिर जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ उनके लिए काम करना। क्योंकि संत तुकाराम का एक और अभंग है, वो कहते हैं, जहाँ जे जे देखले भूत ते ते में पहले भगवंत। जो भी भूत मात्र में कोई भी हो, वहीं पर मुझे भगवंत दिखता है। मुझे आपने माफ़ी चाहता हूँ, एक प्रश्न आ गया था, क्योंकि आप पहले बता रहे थे आपने शायद 7-8 बरस के या कब थे जब आप गीता पर और कुछ प्रवचन जैसे संबोधन करने लगे थे। तो जो हमारे दिमाग अक्सर सुनते रहते हैं, एक धारणा बनती है कि जो आध्यात्मिक अभिरुचि अधिक हो जाती है तो फिर भौतिक उन्नति के लिए या जो सामाजिक सरोकार हैं उनके प्रति वो उतने सजगता से नहीं सोचते जैसे कि आप सोच रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताएं। नहीं, मेरा इसमें बड़ा सादा सरल यह है कि हम तो सन्यासी नहीं है, हम गृहस्थाश्रम हम लोगों ने लिया हुआ है। तो गृहस्थाश्रम में एक सुवर्ण मध्य होना चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने भी कहा है। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो निर्वाण का जो रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, वो किसी की भी जो है
एक व्यक्ति की या धर्म की या कोई मक्तेदारी नहीं है, मतलब मोनोपोली नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक को अपना निर्वाण जो है उसका रास्ता ढूंढने का अधिकार है। और जब आप गृहस्थाश्रम आप स्वीकार करते हो तो आप ये देखते हो कि आध्यात्म और भौतिकवाद का एक उसमें इस तरह से मेल हो जाए कि दोनों में भी किसी का भी अतिरेक जो है, एक्सट्रीमिज़म उसमें आना नहीं चाहिए। तो उसी से शांति महसूस करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप चाहे उद्योजक हो या ब्यूरोक्रेट हो, आपके लिए एक आध्यात्मिकता का जो है अंश जो है वो व्यक्तित्व में बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं इसके बारे में अगर पता नहीं है, तब तक इस आध्यात्मिकता को जो है हम कभी भूल नहीं सकते, और शायद वो जानने के बाद भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो जीवन का मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन है जिसके ऊपर जीवन खड़ा है। तो जीवन जिस पर खड़ा है वो अपनी समझ परिष्कृत करते हुए अपने शब्दों द्वारा हम तक पहुंचाने में मुले जी की पुस्तक माटी, पंख और आकाश का एक छोटा सा अंश मैं उनकी उपस्थिति में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये पृष्ठ 119 है। थोड़े वाक्य मैं ले रहा हूं। जीवन की शुरुआत एक छोटे गांव में हुई। जैसा हमने पहले आपको बताया, ये आत्मकथात्मक पुस्तक है, बल्कि आत्मकथा ही है। कोशिश से कहिए या भाग्य से कहिए, दुनिया देखने का मौका मिला। चौथी कक्षा के बाद जब मैं कोल्हापुर जा रहा था, तब अन्ना ने कहा था, क्यों बच्चे को परदेश भेज रहे हो? समय आएगा तो दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने आंखें मूंदी, तब उनके दर्शन हुए ही नहीं। उनकी बातों का मतलब बड़ी देर बाद समझ में आया। दिल तड़पा, छटपटाया, बहुत दुख हुआ, लेकिन इस दुख ने मुझे हलकान नहीं किया। एक के बाद एक कई शहर देखे, गांव से दूर चला गया, नए क्षितिज देखे, अपनी अलग अलग संस्कृति का जतन करने वाले प्रदेश देखे, अपने देश की सीमा पार कर विभिन्न देशों के लोगों से दोस्ती की, उनकी भाषाओं का अध्ययन किया, उन्हें जानने की कोशिश की। कुछ पंक्तियां छोड़ते हुए दूसरे पैरे की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसका समापन कुछ इस तरह है। जापान गया तो 2 सालों तक मातृभूमि के दर्शन नहीं हुए। मन बार बार मचल उठता, बेचैनी होती, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आया। खुद को समझाना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अपने मन के 2 प्रमुख रिश्तों को मैं अच्छी तरह जान गया हूं। मिट्टी से लगाव और क्षितिज का आकर्षण। आगे बढ़ते रहना है, लेकिन पीछे वाला छोड़ नहीं देना, ये मेरा स्थायी भाव बन गया है। आगे बढ़ते रहना है, लेकिन पीछे वाला छोड़ नहीं देना, ये मेरा स्थायी भाव बन गया है। तो ये जो स्थायी भाव दीपक जी माटी, पंख और आकाश के द्वारा पाठक तक पहुंचता है, उसको लेते हुए कोई और ऐसा प्रसंग जो आप उल्लेख करना चाहेंगे? जिसका एक बहुत बढ़िया प्रसंग है जिसमें मुले सर, एक चीज़ है इसमें, आप अगर इफ़ यू गो थ्रू द होल बुक माटी, पंख और आकाश, तो एक महाराष्ट्रियन बच्चा कैसे बड़े होते 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 महाराष्ट्र से बाहर निकलकर भारतीयता तक पहुंचा, उसका एक प्रतिबिंब है जी। और एक नेशनल प्राइड जो है वो एक ये पैराग्राफ में है जी। मैं जस्ट एक नरेट करके, मसूरी में एक बार एकेडमी में विदेश सेवा के लिए चुने गए युवकों में चर्चा हो रही थी। बीच में एक ने कहा, जो लोग टाई में गांठ तक नहीं लगा सकते, वे अगर विदेश सेवा में जाने लगे तो हमारी विदेश नीति का क्या होगा? मैंने, यानी मुले साहब ने, मैंने फट से जवाब दिया, जो लोग गांव क्या है यह जानते तक नहीं, फिर भी प्रशासकीय सेवा में आते हैं, तो टाई बांधना न आने वाले लोग विदेश सेवा में आए तो ऐसा क्या नुकसान होगा? टाई बांधना तो आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन गांवों को समझोगे कैसे? कैसे निर्णय लोगे तुम? हिंदुस्तान में कितने लोगों के लिए टाई बांधना सीखने की जरूरत है? ये सवाल तो मुझे बहुत ही मार्मिक सवाल है। और चूंकि आप टाई लगाए हुए हैं, मैं भी लगाया हुआ हूँ, दीपक जी भी लगाए हुए, पर वेशभूषा का अपना एक महत्व होता है। पर ये जिस तरफ संकेत आपने इसमें किया है वो आपने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि सारे के सारे IAS ऑफिसर तो आपके जैसे परिवेश
से नहीं आते हैं, उनकी अपनी एक अलग, और भारत में अब तक भी हम ऐसा कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अंग्रेजी दां जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग लेयर पर समझते हैं। बिल्कुल, वो तो जिसको हम क्लास और कास्ट जो है वो हमारे व्यवस्था में अभी भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं है, कम होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारी जो गणतंत्र है उसकी एक विशेषता ये है कि हर कोई समान है कानून के सामने और हर किसी को प्रगति करने का अधिकार है। पाठशालाएं जहाँ नहीं थी वहाँ खुल गई है। विशेषकर जो पिछड़े वर्गों में से आ जाते हैं आवेदक, उनके लिए खास प्रशिक्षण की व्यवस्था है और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें जो है अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि देश बदल रहा है। शायद जितने रफ्तार से बदलना चाहिए उसने उतनी रफ्तार से बदल नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर बदल रहा है। बदलाव, अच्छे बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से कुछ पिछले कुछ सालों में सुधार भी आए हैं, आर्थिक सुधार आए हैं, देश जो है, देश ने उदार नीति जो है अपनाई है, उसके तहत भी मेरे ख्याल से हमारा जो गणतंत्र है वो नीचे तक, जनतंत्र है वो नीचे तक, गांव तक पहुंच गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया में भारत का मिसाल दिया जाता है अभी एक आदर्श डेमोक्रेसी के रूप में। और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जैसी और भी एनलाइटेंड जो पीढ़ियां हैं वो सरकार में निर्णय लेने योग्य हो जाएगी, तो उससे भी और भी बदलाव आ जाएगा। मुरली जी, अभी हम जिस माहौल में हैं, तो जैसे आप परिचित हैं, राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से बहुत सारे लेखकों ने अपने सम्मान जो उनको पुरस्कार दिए हैं वो वापस दिए, और वो एक अवार्ड आपको भी केंद्रीय अकादमी से प्राप्त हुआ है। तो मैं कोई आपकी विवादास्पद प्रसंग पर टिप्पणी न चाहते हो, लेकिन ये जिस तरह का वातावरण हुआ है, इसको फिर से सही दिशा की तरफ ले जाने में लेखक की भूमिका आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? लेखक मैं समझता हूँ कि समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार घटक है, एक अंग है या एलिमेंट है। और आम तौर पे सिर्फ मैं समझता हूँ कि संकट काल में नहीं, आम तौर पे भी लेखक, साहित्यिक, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, इनका ये काम है महत्वपूर्ण कि समाज में सामंजस्य रहे, लोग मिलजुल के रहे, इसके लिए माहौल बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है काफ़िले आते रहे और कारवां बनता गया। ये हमारे देश का ये स्वभाव जो है वो हज़ारों सालों से रहा है और मैं समझता हूँ कि वो वैसे ही रहेगा। कभी कभार जो है उसके ऊपर जो है अलग अलग जो संकीर्ण मतों के लोग होते हैं, उनसे हमला होता आया है और होता भी रहेगा, क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया उतनी सरल सीधी नहीं रही। और दुनिया में अन्य जगहों पे आप देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को देखते हुए लगता है कि भारत ही ऐसा एक देश है जहां दुनिया के सब धर्मों के, सब प्रवाहों के, सब वंशों के लोग, सब वर्णों के लोग रहते हैं। तो इसमें जो है भाईचारे में रहना जो है वो एक तरह से हमारे देश का स्वभाव है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना जो है वो भी हमारा स्वभाव है। आप देखो वेदों में क्या कहा है, ऋग्वेद में, आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वता। दुनिया के सब जगह से अच्छे विचार जो है, अच्छी कल्पनाएं हमारे पास आएँ, तो ये हमारा हमेशा इस तरह से स्वभाव रहा है, धर्म रहा है। तो मुझे मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एक व्यक्ति जो है इस इतने बड़े हमारे विरासत को जो है कोई एक व्यक्ति जो है नीचे या समूह जो है नीचे नहीं ला सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमें अपनी विरासत में श्रद्धा होनी चाहिए और उसको और किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए हमको एकजुट होकर कोशिश करना चाहिए। अब जो पुरस्कारों की बात है, व्यक्ति का अपना सवाल है, उसके साथ मैं क्या करूं,
ये मेरा सवाल है। मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम अपनी स्वतंत्रता जो है हमें मिली है संविधान से, उसको सोच के हम अपना निर्णय ले लें। सबसे सद्विवेक बुद्धि जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसको हम स्मरण हमें करना चाहिए उसका, और हमारी परंपरा को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी चीज़ से हमारे देश के लिए खतरा है। बहुत आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण संवाद ज्ञानेश्वर मुले जी अपने नाम को सार्थक करते हुए ज्ञानेश्वरी पर विशेष रूप से जिन्होंने बालपन में अध्ययन मनन किया हो, उनके जीवन में श्रद्धा न केवल उनको पुष्ट करती है बल्कि उस श्रद्धा का संचरण वो जहाँ जाते हैं, जहाँ उनकी अभिव्यक्ति का आलोक प्रसरित होता है, वहाँ तक जाती है। आपकी उस बात को फिर याद करते हुए कि भारत की विरासत में श्रद्धा रखते हुए हम आगे बढ़ें, और कोई ऐसा संकट नहीं है जो भारत की प्रगति को रोक सके। ऐसे ओजस्वी और आस्था से परिपूर्ण आश्वस्ति के साथ आए हुए वचन हम तक पहुंचाने वाले माटी, पंख और आकाश जैसी कृति के लेखक ज्ञानेश्वर मुले जी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार गीता जी और दीपक दवे जी का हमारे साथ इस यात्रा को और सार्थक बनाने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप सभी का इस संवाद में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें।